नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद के लोनी में आयोजित भव्य श्री राम कथा के दूसरे दिन कार्यक्रम में राजनीतिक और धार्मिक रंग देखने को मिला। इस अवसर पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कथा स्थल पर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने व्यासपीठ का आशीर्वाद दिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कथावाचक अतुल कृष्णा महाराज के सानिध्य में उन्होंने रामचरितमानस का पूजन और आरती की। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन को आदर्श बताते हुए कहा कि रामचरितमानस हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोनी की कलश यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सराहना की और विपक्ष पर भी निशाना साधा। वहीं शाम को पहुंचे ब्रजेश पाठक ने लोनी के माहौल को राम राज्य जैसा बताते हुए इसे आदर्श बताया। साथ ही उन्होंने और अन्य नेताओं ने भी राजनीतिक बयानबाजी करते हुए आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की। सबसे पहले तो वंदे मातरम, हर हर महादेव और सियावर रामचंद्र की जय। सबको पता है इस देश में, इस ब्रह्मांड में, क्योंकि मैं नेशनल इंटरनेशनल सारे न्यूज़ पर बैठती हूँ कि जहाँ पर भी अध्यात्म और धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समारोह होता है तो मैं वहाँ पर माथा टेकने ज़रूर आती हूँ। लोनी के विधायक मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आई और मुझे ऐसा लगता है कि 22 करोड़ भारत का मुसलमान और 25 करोड़ पाकिस्तान का मुसलमान अगर भगवान प्रभु राम की संस्कृति और सभ्यता पर चलने लगे तो शायद इस्लाम और मजहब से जो कुरीति है और इस्लाम और मजहब के मानने वालों से जो जिहाद की गलतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के जिहाद की जो गलतियां होती हैं, जो अभी टीसीएस में भी चल रहा है नासिक में, कहीं ना कहीं वो एक अच्छे इंसान, सभ्य इंसान बनेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हमने 17 में सरकार बनाई और सुपड़ा साफ किया था सपा का। उसी तरह से माननीय पाठक जी ने पार्टी के लिए लगातार जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में और एक एक व्यक्ति की सुनते हो, तो हमारे दोनों नेताओं के आने से आज लौनी धन्य हुई है। और लौनी के अंदर जो राम कथा चल रही है, मुझे उम्मीद है जैसे राम राज्य स्थापित हुआ और मजबूती के साथ स्थापित होगा। यहाँ जो जिहादी थे, जिस तरह सलीम वास्तविक पर हमला किया, वो 72 घंटों में 72 हुरों के पास गए। वहीं कौशाम्बी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। जिला अस्पताल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और सुधार के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। हालात यह है कि गंभीर मरीजों को पहले ही बाहर रेफर कर दिया जाता है, वहीं अब सामान्य मरीजों को भी अस्पताल से पर्याप्त दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। आरोप है कि चिकित्सक मरीजों को अस्पताल के बजाय बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, जिससे जिला अस्पताल सिर्फ एक परामर्श केंद्र बनकर रह गया है। जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें अधिकांश गरीब तबके से होते हैं। ऐसे में बाहर से महंगी दवाएं खरीदना उनके लिए बड़ी समस्या बन गया है। दवाओं की कमी के चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की ये स्थिति सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है और कागजों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं। वहीं जमीनी स्तर पर मरीज मूलभूत इलाज के लिए भी जूझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवलेश हमारे साथ जुड़ गए। लवलेश, स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और कौशाम्बी में जिस तरीके से जिला अस्पताल में दवाओं का संकट गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या जानकारी? जी साहिल जी, बताना चाहूँ, ये कौशाम्बी जनपद में जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल का काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बाहरी दवाएं, महंगी दवाएं लिखी जा रही डॉक्टरों द्वारा और गरीब जो वो मरीज होते हैं वो जाते हैं बेबस, मजबूर, लाचार होकर किसी तरह से मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी जाती है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि दवाएं वहां मिलती है जहां पास उनका एक कोड, जो भी कोड भाषा होता है, उनके जो जरिए की दवाएं आती है जो मार्केटिंग में, वही दवाएं मिलती है और दूसरी जगह वो दवाएं मिलती नहीं है। और साफ तौर से ये कहा जाए कि शासन एक तरफ से दावे कर रही कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक कर दिया गया है, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग, सभी का दावे पूरी तरह से फेल नजर आ रही है ये कौशाम्बी जनपद में जिला अस्पताल। हालांकि जो कई मरीजों से जब पूछा गया तो कोई 500 रुपए, कोई 600 रुपए की दवाएं बाहर से खरीद रहा है। जिस तरह से ये दवाएं गरीब बेचारे बेलाचार होकर बाहर से दवाएं खरीद रहे हैं और एक तरफ से सरकार का दावा है
है कि निःशुल्क इलाज हो रहा है जिला अस्पताल में, और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं बेहतर की जा रही है। लेकिन ऐसी ये जो तस्वीरें आ रही, जो जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, जिस तरह से जिला अस्पताल के पर्चियां लिखी जा रही है, इससे तो साफ तौर पर ये है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित करके उनको मतलब एक लॉलीपॉप देकर के झूठा सुहाना दिया जा रहा है। जी साहिल जी, बिल्कुल। और मरीजों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मरीज़ तो मरीज़ और उनके परिजन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा यहाँ पर कागज़ों में किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं उससे तो साफ जाहिर है कि मरीजों को यहाँ पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक मिली भगत की बू भी यहाँ पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल ना, ये स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट यहाँ से हो रहा है कि अगर कोई भी मरीज या उनके जो भी किसी तरह से अगर उच्च अधिकारियों से अगर उस मामले के प्रकरण के बारे में जानकारी देना जाए तो सीधे एक प्रचलन चल गया है, जांच का हवाला दिया जाता है, जांच की जाएगी। अब जांच की जाएगी, जब तक जांच होगी तब तक हजारों मरीज तो डेली जाते हैं, हजारों मरीज का पेशेंट को दवाएं लिखी जा रही है, लेकिन जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात, गरीब तबके के जो लोग हैं वहाँ जिला अस्पताल में जाते हैं, पहले तो घंटों लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने के बाद वहाँ जाते, यहाँ ये तक भी सूचना होती, जो एक्सरा है, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है, वहाँ पर भी उनसे धनवाही की जाती है, जो वहाँ पर दलाल लोग वहाँ पर तमाम तरह के वहाँ घूमते रहते हैं, उनके थ्रू पैसा का जरिया से लिया जाता है। हालांकि अगर जब स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, सीएमएस की बात किया जाए, या प्रिंसिपल की बात की जाए, सीएमओ की बात की जाए, तीन लोगों का एक फंडा होता है कि जांच कराया जाए, जो आएगा तब जांच कौन इतना मतलब मरीज जो है उसके पीड़ित परेशान रहेंगे तो वो जांच करके या प्रार्थना पत्र देके वो जांच कराएंगे। सबसे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से ये ऐसा कार्य हो रहा है, ये तो सामने पर निकलने के ऐसे आसार दिख रहे हैं। चलिए लवलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गरीब मरीज इलाज के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। जिला अस्पताल में दवाओं का संकट गहराता जा रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं, और गरीब मरीज इलाज के लिए परेशान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अशोक मित्तल के बाद एक और आप नेता को झटका लगा है। संजीव अरोड़ा के घर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, तो सांसद अशोक मित्तल पर भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास पर गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा। लुधियाना में हुई इस कार्रवाई के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया, जबकि मंत्री के अन्य ठिकानों पर भी एक साथ दबिश दी गई। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। ईडी की टीम दस्तावेजों और अन्य सबूतों की गहन जांच में जुटी है। इससे एक दिन पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर भी कार्रवाई की थी। तो जालंधर स्थित उनके घर पर रेड सुबह शुरू होकर आपको बता दें कि अगले दिन सुबह खत्म हो गई, लेकिन उनकी निजी यूनिवर्सिटी में देर तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी इलाके में स्थित एक गौशाला में देर रात भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गौशाला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कनावनी स्थित गौशाला में अचानक आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि वो काबू नहीं पा सके। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। इस हादसे में एक गाय की जलकर मौत हो गई, जबकि अन्य पशुओं को उस समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गौशाला संचालक सूरज पंडित ने आरोप लगाया है कि ये आग किसी दुश्मनी के चलते जानबूझकर लगाई गई है। उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वही आपका पंडित हूं जो पहले 73 गौ माता जला के मार दी थी। आज आप देख सकते हैं फिर मेरी गौशाला में आग लगा दी गई है। जिस तरीके से मेरे पशु फिर दोबारा से खत्म हो गया, एक साइड पूरी खत्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, मैं पहले भी कई बार अपनी
बता चुका हूं कि मेरे मारने की साजिश रची जा रही है, और वो भी तरीके से साजिश रची जा रही है। जब उनका मेरे ऊपर नहीं चला तो देखो आज भी मेरी गौ माताओं को जलाकर राख कर दिया है। भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे ही गौ सेवकों को परेशान करा जाएगा तो हम जैसे कभी इन गौ माता की सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? इंदिरापुरम कनावनी में गौशाला जलकर राख हो गया और आग लगाने के पीछे कोई दुश्मनी का अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि गाजियाबाद का इंदिरापुरम दूप क्षेत्र में एक गौशाला स्थित है, जहां पर अचानक से देर रात को आग लग गई। हालांकि इससे पहले भी यहाँ आग लग चुकी है, झुलसकर मौतें हो गई थी। कुछ गाय करीबन 70 के करीब जो गाय थी वो इसमें खत्म हो गई थी झुलसकर। वहां उस वक्त कोई और गायों को नहीं छोड़ा गया, जिस कारण वो अंदर, इसके कारण जो ज्यादा दबाव के कारण ज्यादा झुलस गई थी और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के दौरान कई गायों की इसमें मौत हुई थी। दूसरा आपको ये बता दूं कि फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कनावनी में जो स्थिति गौशाला है, इसमें देर रात को जब ये अचानक आग लग गई तो मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का भी काफी प्रयास किया इन्होंने, लेकिन आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी गौशाला को अपनी चपेट में ले लिया आग में। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में एक गाय की जलकर मौत की सूचना जो है वो आई हुई है, जबकि अन्य पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं बात करें गौशाला के जो संचालक है सूरज पंडित का, ये भी आरोप है कि आग की किसी दुश्मनी के चलते जानबूझकर आग लगाई गई है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उनकी जान को भी खतरा है। इससे पहले भी स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर जब आग लगी थी तो उसमें कई गाय की मौत हुई थी, जिस पर तमाम मंत्री और आला अधिकारी वहां मौजूद थे। मगर बावजूद इसके अभी जिस तरीके से दूसरी बार आग लगी है, ये भी एक शक का दायरा है कि आखिरकार किस तरीके की चीजें जो है वो जांच का विषय है कि इसमें स्पष्ट रूप से जो आग लगी है या लगाई गई है, इसका पूरी तरीके से जांच होना चाहिए। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इंदिरापुरम कनावनी में गौशाला में ये आग लग गई। आग में एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई। दुश्मनी में आग लगाने का आरोप यहाँ पर गौशाला के जो मालिक है उनकी तरफ से लगाया गया है और उन्होंने अपनी जान को भी खतरा यहाँ पर बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि निजी दुश्मनी के चलते हो सकता है कि ये आगजनी की गई हो। वहीं कौशाम्बी में शासन के आदेशों का असर कई विभागों में बेअसर नजर आ रहा है। शासन से भले ही ये फरमान जारी है कि सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक नियमित रूप से बैठकर आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन उसका असर कौशाम्बी जिले में अभी कई विभागों पर बेअसर है। बृहस्पतिवार को डेली 24 भारत की टीम ने कृषि निदेशक कार्यालय का जायजा लिया तो कई अधिकारी ड्यूटी टाइम पर अपनी कुर्सी से गायब मिले। डेली 24 भारत टीम ने मुख्य विकास अधिकारी से जानकारी मांगी, तब उन्होंने स्वयं जांच कर कार्रवाई की बात कही। 1 घंटे बाद उन्होंने उप कृषि निदेशक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में वरिष्ठ सहायक सीमा पांडे अनुपस्थित पाई गई। दिनेश कुमार वर्मा और कैलाश नाथ पांडे देरी से कार्यालय में आते पाए गए। कार्यालय में शौचालय अत्यंत ही गंदे पाए गए, साथ ही साथ खराब अलमारियां अस्त व्यस्त तरीके से पाई गई। अनुपस्थिति और देरी से आने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस पर मैं आपने बताया तो मैं चेक करा लूँगा। वैसे आपको अवगत कराना है कि इसमें हम लोग ग्राम पंचायतों में इस महीने जो है हम लोग 15 तारीख तक का अभियान चला रहे हैं फार्मर रजिस्ट्री कैंप का, और हर गांव में हम लोग जो है जो भी कृषि विभाग के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं सबको नोडल बनाया गया है कि जिससे सभी ग्राम पंचायतों में हम लोग फार्मर रजिस्ट्री का कैंप जो है सफलतापूर्वक करके और 100% किसानों की जो हम लोग फार्मर रजिस्ट्री करा सकें, जिससे हमारे जो भी किसान हैं उनको जो है कृषि से संबंधित जो भी सुविधाएं सरकार देती है, सब्सिडी देती है, बीज का वितरण करती है निःशुल्क, जो है दवाओं का वितरण निःशुल्क होता है, और उसके बाद जो है जो हमारे अन्य सुविधाएं, खाद की सुविधाएं हैं दी जाती हैं, सभी किसानों को मिल सके। तो इस अभियान में हम लोगों ने सभी कृषि स्टाफ को जहाँ जहाँ जरूरत है हम लोगों ने लगाया है जो है। फिर भी मैं इसको जो है आप इसको चेक करा करके सुनिश्चित करा लूँगा जो है कि तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवलेश हमारे साथ जुड़ गए। लवलेश, सरकारी विभागों में लेट लतीफ़ी लगातार देखने को मिल रही है।
हालांकि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो समय से दफ्तरों में पहुंचे और लोगों की समस्याओं का समाधान करें, उनकी समस्याओं को सुने। लेकिन अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और डेली 24 भारत की टीम भी वहां पर पहुंची थी, जहां कई अधिकारी समय पर विभाग में मौजूद नजर नहीं आए। क्या जानकारी मिल पा रही है? बताना चाहूँ, ये कौशाम्बी जनपद का कृषि उप निदेशक का जो कार्यालय है, इस कार्यालय में काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पास अधिकारी अपने दफ्तर में नहीं रहते। जो समय के जिस समय जब जन सुनवाई का समय हो या तो जिस समय उनका ऑफिस दफ्तर कार्य करने का समय है, काफी लोग परेशान होते थे और लोग जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर, तो वहाँ पास अधिकारी समय पर नहीं मिलते थे। हालांकि उनको वापस लौटना पड़ता था, तो कभी काफी चर्चाएं चल रही थी, तो जिसको संज्ञान में लेकर कई बार डेली 24 भारत की टीम ने कई दिन गया, जिसका जीपीएस वीडियो बनाया कि ऑफिस में कुर्सियां तो बैठी है, ऑफिस का दरवाजा तो खुला है, लेकिन ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी वहां पास नदारत रहते हैं। हालांकि इस मामले में कई बार अधिकारियों को कान में बताया गया, उनके कानों कान सूचना दी गई, लेकिन उस मामले को संज्ञान में बहुत नजरअंदाज करते नजर आए। हालांकि जब कल बृहस्पतिवार को वहां पास फिर गए डेली 24 भारत की टीम कृषि उप निदेशक कार्यालय में, वहां पास 2-3 अधिकारी कर्मचारी वहां पास फिर नदारत रहे। उसी पर जब जिलाधिकारी के पास इस मामले को संज्ञान में दिया गया, तो जिलाधिकारी ने तुरंत मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशित किया। मुख्य विकास अधिकारी से जब बात की गई, तो उन्होंने बयान भी दिया डेली 24 भारत को, ये भी कहा कि मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा, जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई करूंगा। हालांकि जैसे ही मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर मुख्य विकास अधिकारी ने कृषि उप निदेशक कार्यालय का भ्रमण किया। जब भ्रमण करने के दौरान वहां पास कई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी वहां पास नदारत आए। जब वहां पास नदारत हुआ, अगल बगल कार्यालय परिसर में भी देखा गया, जैसे वो शौचालय कहा या कोई और रख रखा, वहां भी भारी गंदगी देखने को मिली। अब इससे कड़ी नाराजगी मुख्य विकास अधिकारी ने जताते हुए उनको स्पष्टीकरण दिया, बल्कि वहां 2-1 कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया और वेतन रोकने की बात कही, और ये भी चेतावनी दिया कि अगर आइंदा दोबारा इसे मतलब मिली गई लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। जी साहिल जी, बिल्कुल, तो कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डेली 24 भारत की टीम लगातार इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि जिस तरीके के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो काफ़ी कमियां यहाँ पर हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि इस खबर के प्रकाशन में आने के बाद और जिस तरीके से ये खबर अब सबके सामने आ गई है, इसके बाद अधिकारी लापरवाही बरतने से परहेज करते हुए नजर आएंगे और लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। चलिए लवलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दफ्तरों से अधिकारी नदारद मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कृषि विभाग कार्यालय में लापरवाही की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ी। ड्यूटी टाइम में कुर्सियां खाली नजर आईं, तो निरीक्षण में गंदगी और अव्यवस्था भी उजागर हुई है। हालांकि अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और उनके खिलाफ लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित ग्राम कनावनी के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा इलाका जलकर खाक हो गया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 500 से 600 झुग्गियां इस आग की चपेट में आ गई, जिससे लोगों के घर, कपड़े, राशन और रोजमर्रा का सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और मातम का माहौल है, जहां लोग अपने जले हुए आशियानों के बीच बचा कुचा सामान तलाशते नजर आ रहे हैं। आग की चपेट में पास स्थित एक पशु सेंटर भी आ गया, जिसमें 15 से 20 कुत्तों की जलकर मौत हो गई। वहीं कई परिवारों के रोजगार के साधन जैसे ई रिक्शा भी जलकर नष्ट हो गया। फिलहाल प्रभावित लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और प्रशासन से राहत, पुनर्वास और मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। आज दिनांक 16 अप्रैल 2026 को दोपहर समय लगभग 12:70 फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी कि कनावनी गांव स्थित कुछ झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगी है। तत्काल हमारी सभी गाड़ियां फायर स्टेशन वैशाली से घटनास्थल पर भेजी गई। मैं एफएसओ के यहाँ आके देखा तो काफी बड़ी मात्रा में आग लगी हुई थी, जिसकी तीव्रता देखते हुए अन्य जनपद के अन्य फायर स्टेशनों से सभी अधिकारी और गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। साथ ही डीजी फायर सर्विस महोदय के आदेश अनुसार नोएडा से भी 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई और यहाँ के देखा तो काफी बड़े क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियां और कबाड़ के गोदाम थे।
थे जिसमें आग फैली हुई थी। चारों तरफ से घेरते हुए, चूंकि प्रथम दृष्टया हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये आग रिहायशी क्षेत्र तक ना फैले, आसपास मकान बने हुए थे, उसको देखते हुए चारों तरफ से घेरते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग 22 गाड़ियों की सहायता से हमने आग को इस समय तक काबू कर लिया है। साथ ही सहायतार्थ नॉर्थ इंडिया मॉल और टाटा स्टील की भी गाड़ियां घटनास्थल पर उपलब्ध थी। साथ ही नगर निगम के टैंकर भी उपलब्ध थे। सभी प्रशासनिक अधिकारी, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसीपी साहब, हमारे डीसीपी साहब, सभी लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। घटना में इस समय तक कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। घटना में कुछ पालतू जानवरों के घायल होने की सूचना है और लगातार कूलिंग की कार्रवाई प्रचलित है। और सभी जो है जो कि झोपड़ियों में जो टीन शेड गिर गए थे उनको एक एक को अलग करके। वहीं मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में बगरा चौकी के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दो पक्षों की महिलाओं के बीच अचानक विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि शुरुआत एक मामूली कहासुनी से हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। चौकी के ठीक सामने हुए इस बवाल से इलाके में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। काफ़ी देर तक समझाने बुझाने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी। पुलिस का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने न्याय न मिलने से परेशान होकर मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग करती है। चरण सिंह कॉलोनी मस्जिद वाला रोड की रहने वाली इस महिला का कहना है कि वो शिक्षित है और कानून में भरोसा रखती है, लेकिन लंबे समय से उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़िता के मुताबिक उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग लगातार उसे और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। आरोप है कि गाली गलौज, मारपीट, अश्लील भाषा का इस्तेमाल और घर में घुसकर हमला करने की कोशिश तक की गई है। महिला का कहना है कि उसने कई बार पुलिस कमिश्नर और थाना विजयनगर में शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस पर आरोप है कि बिना जांच के आरोपियों के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी गई और शिकायत करने पर उसे ही डराया गया। तो आपको बता दें कि इन हालातों से तंग आकर महिला ने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में पीड़िता को न्याय दिला पाएगा। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली रोड से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ युवक खुलेआम सड़क पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक तेज रफ्तार बाइक पर जोखिम भरे स्टंट दिखा रहा है, जिससे न केवल उसकी अपनी जान खतरे में है बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई है। ये स्टंट इतने खतरनाक है कि जरा सी चूक किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद युवक बेखौफ होकर नियमों की अनदेखी करते हुए स्टंट कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये स्टंट ऐसी सड़कों पर हो रहे हैं जहां आम नागरिक, बच्चे और बुजुर्ग भी रोजाना गुजरते हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि प्रशासन ऐसे लापरवाह युवकों पर कब तक सख्ती कर पाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुर्शदपुर के पास सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही 3 महिलाओं को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना में 2 मासूम बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि महिलाएं अपने घर जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी, तभी अचानक तेज रफ्तार कार नियंत्रण खो बैठी और सीधे उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को कब्जे में ले लिया है। प्रथम दृष्टया हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग बताई जा रही है। ये आज शाम की बात है, बुलंदशहर रोड पे हापुड़ से जाने वाली साइड में एक एक्सीडेंट हुआ है। गंभीर घटना हुई है, इसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। घटनाक्रम के अनुसार ये डिवाइडर पर थाना हाफिजपुर क्षेत्र का एक गांव है निकट का ही ब्रजनाथपुर, वहीं की कुछ महिलाएं और उनका परिवार बैठा हुआ था। इस बीच में एक गाड़ी डैटसन वो अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें दुर्भाग्यवश इसमें से 3 व्यक्तियों की 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है। जो गाड़ी है, गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, पकड़ लिया गया है। गाड़ी का चालक कब्जे में लिया गया है और जो शेष व्यक्ति जिनके चोट लगी है उनकी चिकित्सा कराई जा रही है। जो व्यक्ति मृत हुए हैं उनकी भी चिकित्सा कराई गई, परंतु दुर्भाग्यवश लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके
इसमें विवेचना की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के न्याय खंड इलाके से एक पेट्रोल पंप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्थानीय स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। वीडियो में एक युवक पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर कम पेट्रोल देने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है और युवक का दावा है कि यहां ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और विरोध करने पर कर्मचारियों की तरफ से अभद्र व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, वो लोगों से अपील करता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल ना भरवाएं। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग भी पेट्रोल पंप की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि अभी तक पेट्रोल पंप प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल वायरल वीडियो की सच्चाई की जांच होना बाकी है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और आरोप कितने सही साबित होते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक रिकवरी वैन में अचानक भीषण आग लग गई। ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना टोल प्लाजा पर हुई, जहां टोल बूथ के पास पहुंचते ही वैन अचानक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि वैन में मौजूद चालक ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में पूरी वैन उसकी चपेट में आ गई। मौके पर मौजूद टोल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस घटना से टोल प्लाजा पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक रूप से शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। वहीं गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक रीवा एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में युवक का पंजा कट गया और वो प्लेटफॉर्म पर ही गंभीर हालत में तड़पता रहा। जानकारी के मुताबिक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन के नीचे आ गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रेलवे पुलिस और आरपीएफ को सूचना दी। आरोप है कि सूचना देने के बावजूद करीब 1 घंटे तक युवक को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। इस दौरान आरपीएफ के कर्मचारी मौके पर मौजूद लोगों से मदद मांगते नजर आए, जिससे रेलवे की आपातकालीन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्टेशन पर तत्काल रेस्क्यू के लिए कोई प्रभावी टीम मौजूद नहीं थी, जिसके कारण घायल को समय पर इलाज नहीं मिल सका। फिलहाल युवक को बाद में अस्पताल भेज दिया गया है। मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही है और रेलवे की लापरवाही पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तड़के सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाली मुख्य लेन पर IPEM कॉलेज के एग्जिट पॉइंट के पास एक थार गाड़ी खड़ी थी। उसमें सवार युवक नीचे उतरकर एक बाइक सवार से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे पीछे से तेज रफ्तार ट्रैवलर बस ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल से भ्रष्टाचार की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अस्पताल की एक नर्स मरीज के तीमारदारों से खुलेआम पैसे मांगती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार मामला जिला अस्पताल की इमरजेंसी के ऊपर बने वार्ड का बताया जा रहा है। वीडियो में स्टाफ रूम के अंदर मौजूद महिला स्वास्थ्यकर्मी मरीज को भर्ती कराने और अन्य सुविधाएं दिलाने के नाम पर तीमारदारों से मोलभाव करती दिखाई दे रही है। वीडियो में नर्स ये कहते हुए सुनाई दे रही है कि मांगे गए 200-300 रुपये केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि ड्यूटी पर मौजूद पूरे स्टाफ में बांटे जाते हैं। उसने ये भी कहा कि उसने मान रखते हुए केवल 300 रुपये मांगे हैं, जबकि सामान्य तौर पर 500 रुपये तक की मांग की जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में बेड और इलाज के नाम पर वसूली आम हो चुकी है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और आपको बता दें कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।